अगला दिन सुबह के करीब 7 बजे सूरज की हल्की हल्की रोशनी जब उस लड़की के फेस पे पड़ी तो वो हल्का सा उठने की कोशिश की। उसकी आंख धीरे धीरे खुलने लगी थी और फिर अचानक से वो होश में आई। खुद को एक गाड़ी में पाती है और सामने दो अनजान लड़के जो कि घोड़े बेच के सो रहे थे। उन दोनों को देख के वो ज़ोर से चिल्लाती है, ओ माय गॉड, ओ मैं यहाँ कैसे आई? तुम लोग मुझे किडनैप कर लियो क्या? कौन हो तुम लोग? उसके ऐसे चिल्लाने और रोने से राघव और वरदान दोनों की नींद खुल जाती है। वो लड़की बोलती है, कौन कौन है आप लोग? और मैं यहाँ गाड़ी में क्या कर रही हूँ? क्या तुम लोग मुझे किडनैप कर लिए हो? बताओ, सही सही बताओ। देखो, मेरे पापा यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हैं, तो तुम लोग की दाल यहाँ नहीं गलने पानी है, समझे? चुपचाप मुझे गाड़ी से उतार दो। वरदान और राघव एक दूसरे को देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी वरदान बोलता है, राघव भाई अब तू ही संभाल, ये सारा रायता तूने ही फैलाया है तो तू ही हैंडल कर। एनीवेज मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, किसको किसको पीना है? मैम आपको भी पीना है? वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और वरदान उतर के कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। वो लड़की राघव से रोते हुए कहती है, देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, आपको मुझे किडनैप करके क्या मिलेगा? वो लड़की रोते रोते राघव से यही सब बोल रही थी। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पे जाती है और वो नोटिस करती है कि उसने मेंस जैकेट पहन रखा है। तभी वो जैकेट देख के और रोने लगती है और बोलती है, ओ माय गॉड, मेरी 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 जैकेट कहाँ है और मैंने ये जैकेट कहाँ से पहन ली? तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आज तक मैंने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया है। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? प्लीज़। इतना बोल के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। राघव जो आगे वाली सीट पे बैठ के चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और एक हल्की सी स्माइल कर रहा था। राघव अपने कार में लगे फ्रंट मिरर से उस लड़की को देखे जा रहा था जो कि रो रो के अपना पूरा फेस लाल कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो लड़की बोलती है, प्लीज़ कुछ बोलो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? प्लीज़ मुझे बता दो। वो लड़की राघव से यही सब बातें कर रही थी। तभी वहाँ वरदान आ जाता है कॉफ़ी लेके और कार में बैठ जाता है और राघव के हाथ में कॉफ़ी पकड़ाते हुए बोलता है, ले कॉफ़ी पी, थोड़ा सा मूड अच्छा होगा और फ्रेश होगा और हमारी नींद खुलेगी। वरदान उस लड़की को भी कॉफ़ी पकड़ाता है। वो लड़की दोनों लोग का फेस देखती है और ना चाहते हुए भी कॉफ़ी अपने हाथ में ले लेती है। वो लड़की फिर से पूछती है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए ना, मैं यहाँ कैसे पहुँची और मैं यहाँ आप लोग के साथ क्या कर रही हूँ? कहीं सच में आप लोगों ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया है? इतना बोल के वो रोने लगती है और वहीं राघव जो कि एक सरकास्टिक सी स्माइल के साथ हंस रहा था। तभी वरदान बोलता है, राघव क्यों डरा रहा है, बता देना कल की सारी बात। वो लड़की हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। तभी वरदान बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सेफ़ हो। और उस लड़की को वो दोनों मिलके पिछली रात की सारी बातें बता देते हैं। वो लड़की बोलती है, थैंक यू सो मच, मैं आप लोग को कुछ और ही समझ रही थी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तभी राघव पूछता है कि तुम इतने रात में क्लब में क्या कर रही थी? वो लड़की बोलती है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे पार्टी मांग रहे थे, इसलिए मैं मम्मा से अपनी बहाना करके क्लब में आई और किसी ने मेरी ड्रिंक स्पाइक कर दी और उसके बाद का स्टोरी तो आप लोग जानते ही हैं। और अब तक तो पापा मुझे ढूंढने भी निकल गए होंगे अपनी पूरी फोर्स के साथ। ओ माय गॉड, वेयर इज़ माय फ़ोन? वो लड़की अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। तभी राघव अपने पॉकेट से निकाल के उसको उसका फ़ोन देता है जो कि बैटरी लो होने की वजह से डेड हो चुका था। तभी वरदान बोलता है, आप प्लीज़ मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए, हम लोग चल के आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। वो लड़की हाँ में सर हिलाती है और अपना एड्रेस बता देती है। राघव जो कि फ्रंट मिरर से बार बार उसी लड़की को देख रहा था। कभी कभी उसकी नज़रें और राघव की नज़रें मिल जाती थीं और वो लड़की इग्नोर करके इधर उधर देखने लगती थी। वरदान नोटिस कर रहा था। तभी वो राघव को छेड़ते हुए बोलता है, अब क्या मिरर में घुस जाएगा? राघव घूर के वरदान की तरफ देखता है, फिर विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी वरदान पूछता है, वैसे मैम क्या हम लोग आपका नाम जान सकते हैं और आपकी फैमिली के बारे में जान सकते हैं क्या? वरदान उस लड़की को थोड़ा कंफर्ट फील करा रहा था। तभी वो लड़की बोलती है, बिल्कुल, मेरा नाम नताशा रायचंद है और मेरी मॉम
एक डॉक्टर है और पापा पुलिस ऑफिसर हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी स्कूल में है। मैंने अपनी एकेडमिक लंदन से ही कंप्लीट की है और अभी मैं मेडिकल कर रही हूँ और फाइनल ईयर में हूँ। वो लड़की अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन उन दोनों को दे देती है। तभी राघव उसको छेड़ते हुए बोलता है, तुम कॉफ़ी पी सकती हो, उसमें कुछ मिलाया नहीं है तो तुम वापस से बेहोश नहीं होने वाली हो। वैसे भी तुम्हारी कॉफ़ी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है। वो लड़की राघव की तरफ देखती है और फिर कॉफ़ी को सिप से पीने लगती है। वो लोग कार ड्राइव करके थोड़ी ही दूर गए थे, तभी उनके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं और कार को रोक देती है। उसमें से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं और कार की तरफ गन पॉइंट करते हुए आते हैं। तभी नताशा कार में बैठे बैठे ही बोलती है, ओ माय गॉड पापा। वो डरते डरते कार का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है और गन नीचे करने को बोलती है, पापा प्लीज़ डोंट शूट, आई एम सेफ प्लीज़। थोड़ी ही देर में वहाँ पे वरदान के भी सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। नताशा के पापा अपने सारे टीम मेंबर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। अब वहाँ से पे सिर्फ 4 लोग थे, राघव, वरदान, नताशा और उसके पापा। नताशा के पापा राघव और वरदान को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, सर आप लोग यहाँ। नताशा अपने पापा के मुंह से उन लोग के लिए इतना रिस्पेक्ट सुन के एकदम शॉक हो जाती है। वरदान और राघव दोनों मिलके नताशा के पापा को सारी बातें बता देते हैं। वहीं नताशा के पापा जो कि हैरानी से घूरते हुए नताशा की तरफ देख रहे थे। नताशा नीचे मुँह करके खड़ी हुई थी। नताशा के पापा वरदान और राघव को थैंक यू बोलते हैं और नताशा का हाथ पकड़ के अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं नताशा बार बार पलट पलट के राघव को देखती रहती है। राघव भी नताशा को देखता है। वहीं वरदान ये सब नोटिस कर रहा था। कुछ ही देर में नताशा अपने पापा के साथ बैठ के चली जाती है और राघव वरदान दोनों अपनी कार में बैठ के वापस अपने घर आ जाते हैं। राघव भी वरदान के साथ उसके घर में ही था। वरदान बोलता है, राघव यार बहुत थक गए, मैं तो जा रहा हूँ सोने, तू भी सो जा। अंकल आंटी का टेंशन मत ले, मैं उन लोग को मैसेज कर दिया हूँ कि तू मेरे साथ है, ओके। वैसे भी तू कल रात से घर नहीं गया है तो उन लोग को टेंशन हो रहा था। दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं और जल्दी ही उन लोग को नींद आ जाती है। 2 हफ्ते बाद राज के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं क्योंकि आज राज की बहन की शादी थी। वहीं विश शादी की तैयारियों में अपनी माँ और दादी के साथ अंकल आंटी की हेल्प करा रही थी, मतलब अपने होने वाले सास ससुर की। रात का वक्त धूमधाम से राज की बहन की शादी हो जाती है और उसकी विदाई के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात काफ़ी होने की वजह से विश अपने पेरेंट्स के साथ वहीं रुक जाती है राज के घर। सारे लोग लिविंग एरिया में बैठे थे और बातें कर रहे थे। राज के मम्मी पापा थोड़े उदास थे क्योंकि आज उन्होंने अपनी बेटी की विदाई जो की थी। वहीं राज और विश एक साथ बालकनी में बैठे थे और अपने इंगेजमेंट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विश बोलती है, बस राज 1 हफ्ते और फिर हम दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी और उसके बाद जल्दी से शादी। इतना बोल के विश खुश होकर आसमान की तरफ देखने लगती है। वहीं राज उसको एक हल्की सी स्माइल देता है और वो भी आसमान की तरफ देख के बोलता है, हाँ विश बस थोड़े दिन और, उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी विश उसकी तरफ देख के बोल रही है, अच्छे से हो जाएगा मतलब अच्छा ही होगा ना, हमारी शादी हो जाएगी, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है राज, तुम भी ना। तभी राज विश का हाथ पकड़ के उसको उठाता है और बालकनी के पीछे वाली वॉल पे लगा देता है और विश के दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर देता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और दोनों में एक हल्की सी किस होती है। तभी विश अपने ब्लाउज़ पे राज का हाथ महसूस करती है। राज उसके ब्लाउज़ की डोरी खोल रहा था। विश राज का हाथ तुरंत पकड़ लेती है और बोलते हैं, नो राज दिस इज़ रॉन्ग, अभी नहीं, शादी के बाद। इतना बोल के वो थोड़ा सा ज़ोर लगा के राज को पीछे करती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है और जाके सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। वहीं राज उसको हंसते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद विश के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है, विश मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी सबसे बात करने के बाद सो जाना। वो मैसेज राज का रहता है। विश ओके में रिप्लाई करती है, राज की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं और राज वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद विश भी अपने माँ और दादी के साथ रूम में आ जाती है। थकान की वजह से तीनों को जल्दी ही नींद आ जाती है। विश आज फिर से सेम सपना देख रही थी, लेकिन आज कुछ सपने में अलग था। जो आदमी उसका हाथ पकड़ा था, आज विश ने सपने में उसकी आंखें देखी। विश तुरंत उठ के बैठ जाती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। वो तुरंत अपने साइड टेबल पे रखा हुआ ग्लास का पानी उठा के पी लेती है। फिर जाके विंडो के पास खड़ी हो जाती है। उसके उठने की वजह से उसकी दादी की भी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर में दादी भी उसके पास आके खड़ी हो जाती हैं। विश दादी को देखती है और बोलती है, दादी आप कैसे उठ गई, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया क्या? दादी बोलती हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। थोड़ी देर आँख लगी, लेकिन अलग जगह होने के बाद मुझे नींद नहीं आई। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दादी विश से बोलते हैं, विश आज तूने फिर से सपना देखा ना? तू जब उठ के घबराई हुई थी तभी मैं समझ गई थी कि तूने सपना देखा है। विश दादी से बोलती है, दादी आज मैंने सपने में कुछ अलग देखा। मैंने देखा जब मैं पानी में डूब रही हूँ और जो लड़का मेरा हाथ पकड़ा है उसकी आंखें देखी मैंने आज। बिल्कुल नीली आंखें थी, बिल्कुल नीली। विश अपने सपने को लेके बहुत ही परेशान रहती थी और ये बात उसकी दादी और माँ अच्छे से समझते थे। तभी विश की दादी उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती हैं, उसका सर सहलाते हुए, तू टेंशन मत ले बच्चा, सब सही हो जाएगा। एक बार शादी हो गई तू अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी, फिर सपने भी नहीं आएंगे तुझे। चल अब चल के सो जा, बहुत रात हो गई है। विश हाँ में सर हिलाती है और दादी और पोती दोनों बेड पे आके सो जाती हैं। लेकिन विश की आंखों में नींद कहाँ थी? उसको तो बार बार उस लड़के की नीली आंखें ही याद आ रही थीं। और वहीं वरदान जो कि सोया था और सपने में उसी पेंटिंग वाली लड़की को देख रहा था। अगला दिन विश रोज़ की तरह अपनी माँ के साथ कैफ़े में काम करवाती रहती है, लेकिन आज उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बार बार उसको वो सपने में जो नीली आंखें देखी थी उसने, वो याद आ रहा था। वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ये बात उसकी माँ नोटिस कर रही थी। वो जाके विश के पास बोलती हैं, क्या हुआ विश, आज तेरा काम में मन नहीं लग रहा है? विश बोलती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। इतना बोल के वो एक कॉर्नर में रखा चेयर पे जाके बैठ जाती है। माँ भी उसके साथ उसके पीछे पीछे आती हैं और एक चेयर खींच के उस पर बैठ जाती हैं। विश से बोलती हैं, अगर तुझे ठीक नहीं है विश तो तू घर चली जा, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगी। विश ना में जवाब देती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उठ के जाके फिर से अपने काम में लग जाती है, क्योंकि विश को पता था कि अगर वो घर जाएगी तो फिर से वही सब चीज़ें सोचेगी और कैफ़े में रहेगी तो काम में उसका ध्यान बटा रहेगा। उसकी माँ भी उसको एक हल्की सी स्माइल देती हैं, फिर कस्टमर के पास जाके ऑर्डर लेने लगती हैं। वहीं वरदान आज अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वो कुछ डिस्टर्ब था। तभी वहाँ राघव आ जाता है। वो वरदान को ऐसे देखता है तो जाके उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठा हुआ है? वरदान बोलता है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही थोड़ा मूड डिस्टर्ब था। राघव बोलता है, अरे मुझे तो बता, मुझे नहीं बताएगा? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेस्ट फ्रेंड होने से पहले तू मेरा भाई है, ठीक है? मैं तुझे अपना भाई ही मानता हूँ। अब बता क्या हुआ? वरदान राघव की बातों को टाल रहा था, लेकिन राघव जो कि वरदान को बचपन से जानता था, वो बोल रहा था कि तू कितना भी टाल ले, मुझे पता है कि तू डिस्टर्ब है, अब तू बताएगा या फिर दूँ एक पंच तुझे? राघव बोलता है, बोल ना भाई, क्या हुआ? तू ऐसे मुंह बना के बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा? वरदान अभी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन राघव उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था। तभी राघव अचानक से बोल पड़ता है, वरदान मुझे पता है कि तू किस चीज़ से डिस्टर्ब है। तुझे तेरे सपने और वो पेंटिंग परेशान करती है ना? वरदान राघव को हैरानी से देखता है। फिर राघव बोलता है, देख क्या रहा है, पता है मुझे तू इसी चीज़ को लेकर परेशान रहता है, नहीं तो बाकी दुनिया को तो तू खुद ही परेशान करता है। इतना सुन के वरदान के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी वरदान राघव से बोलता है, पता नहीं ब्रो, लेकिन जब से मैं लंदन आया हूँ ना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होने लगी हैं। बहुत अजीब सा मुझे फ़ील होता है यहाँ पे। सोच रहा हूँ अगली फ़्लाइट लेके वापस दार्जिलिंग चला जाऊँ। राघव बोलता है, पागल है क्या? अभी तुझे आए हुए कितने दिन हो गए, अभी हम लोगों ने ठीक से चिल भी नहीं किया, बातें भी नहीं की, तब से तू वापस इंडिया जाने की सोच रहा है? सोचना भी मत, ठीक है? वैसे भी तू बहुत ही रेयरली लंदन आता है और जब आता है तुरंत एक रात में ही चला जाता है। ये पहली बार है जब तू इतने दिन तक यहाँ रुक रहा है। मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगा, हम दोनों मिलके इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके? चल अब मुंह मत बना, चल चलते हैं बाहर, कॉफ़ी पी के आते हैं।
वरदान जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन राघव उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है। राघव बोलता है, भाई तुझे एक सरप्राइज़ भी देना है। वरदान हैरानी से राघव की तरफ देखता है और बोलता है, कैसा सरप्राइज़? राघव बोलता है, चल वो तो चलने पे पता चल जाएगा। थोड़ी देर कार ड्राइव करने के बाद कार एक खूबसूरत से 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। दोनों कार से उतर जाते हैं। तभी वरदान बोलता है, अब बताएगा क्या है सरप्राइज़? राघव होटल को दिखाते हुए बोलता है, यही है सरप्राइज़। राघव बोलता है, ये होटल मैंने बनवाया है ब्रो, ये होटल मेरा है। वरदान बहुत खुश हो जाता है और खुश होके राघव को गले लगा लेता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, अब तू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है। राघव बोलता है, तेरे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था राघव, तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरी लाइफ में, वही नॉर्मल सी स्कूल की जॉब ही करता मैं। वरदान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तूने जो भी अचीव किया है सब अपने मेहनत से अचीव किया है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। राघव बोलता है, तू नहीं समझेगा ब्रो कि तू मेरे लिए क्या है, सिर्फ भाई मानता नहीं हो तुझे, भाई है तू मेरा। वरदान बोलता है, अच्छा ठीक है चल अभी कॉफ़ी पिला, कब से पॉलिश कर रहा है। राघव बोलता है, तू सुधरेगा नहीं बे। इतना बोल के दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी राघव वरदान से बोलता है, मैं एक सजेशन दूँ अगर तुझे ठीक लगे तो? वरदान बोलता है, हाँ बोल ना, तुझे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बता। राघव बोलता है, अगर तुझे ठीक लगे तो हम लोग किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, और मैं तुझे ऐसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकता वरदान, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वरदान को भी राघव की बातें सही लगती हैं। वो बोलता है, अच्छा ठीक है चल, हम तू पता कर अच्छे डॉक्टर के बारे में, हम लोग चल के कंसल्ट करते हैं। दोनों इस पे एग्री हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने ऑफिस में फिर से आ जाते हैं और दोनों एक ही केबिन में बैठ के काम करने लगते हैं। तभी राघव बोलता है, यार बहुत बोर हो रहा है, कब से काम कर रहे हैं हम लोग, चल अब घर के लिए निकलते हैं। वरदान बोलता है, बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा काम और बचा है। तभी वरदान की नज़र अपने केबिन के डोर पे जाती है, जहाँ एक लड़की प्यून के साथ खड़ी रहती है। वरदान बोलता है राघव से, अब तू बोर नहीं होगा, सामने देख। राघव वरदान की नज़र को फॉलो करते हुए दरवाजे की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है। सामने नताशा खड़ी रहती है। राघव वरदान से बोलता है, अरे ये तो वही लड़की थी ना जो हम लोग को क्लब में मिली थी, और ये यहाँ क्या कर रही है, क्या नाम था इसका? हाँ, नताशा। वरदान भी उस लड़की को देखता है और अपना जल्दी से लैपटॉप उठाते हुए वहाँ से जाते जाते राघव से बोलता है, तू ही हैंडल कर इसको, मैं दूसरे कैबिन में हूँ, कुछ काम रहेगा तो आ जाना। इतना बोल के वरदान वहाँ से चला जाता है। वहीं राघव, जो कि बार बार नताशा को ही देख रहा था, नताशा उसको इशारा कर रही थी कि मैं अंदर आऊँ क्या, राघव हाँ में सर हिलाता है। नताशा कैबिन का दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और राघव को बोलती है, हाय। राघव बोलता है, हाय, बट तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे मिला और तुम यहाँ क्यों आई हो? राघव थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से पूछता है। नताशा बोलती है, वो मुझे आपकी जैकेट वापस करनी थी ना, और आपकी जैकेट में आपके ऑफिस का कार्ड था तो मैं आ गई। नताशा राघव को उसका जैकेट देती है और चारों तरफ केबिन को देखने लगती है और बोलती है, बहुत अच्छा है ऑफिस आपका, नाइस। राघव बोलता है, थैंक यू। फिर नताशा उसको हंस के देखती है और फिर दोनों के बीच थोड़ी खामोशी रहती है। तभी नताशा बोलती है, बैठने के लिए नहीं बोलोगे आप मुझे? राघव थोड़ा सा अलर्ट होता है और बोलता है, ओ यस प्लीज़ आइए ना, बैठिए। नताशा और राघव दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं और नताशा बोलना स्टार्ट कर देती है। नताशा बोलती है, आपको पता है उस दिन मैं जब घर पे गई थी ना, मुझे किसी ने भी नहीं डांटा, और ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था, और सिर्फ आप दोनों की वजह से। पापा आप दोनों को अच्छे से जानते हैं, शायद इस वजह से पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, और मम्मा की नाइट शिफ्ट थी तो इसलिए मम्मा घर पे नहीं आई थी तब तक। वैसे थैंक्स आप दोनों को, इनफैक्ट आपको स्पेशली थैंक्स कि आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे सेफली मेरे पापा के पास पहुंचाया। राघव बोलता है, इट्स ओके, थैंक्स की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। नताशा बोलती है, अरे नहीं, आज के टाइम में कौन किस पे इतना भरोसा करता है, और आप तो अजनबी होके इतना मेरी हेल्प किए। नताशा ने आज ओपन शोल्डर की रेड कलर की टॉप पहनी थी और अपने बालों में एक चोटी बनाई हुई थी जो कि एक साइड पे की थी।
चेहरे पे लाइट सा मेकअप। नताशा आज बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वहीं राघव, जो कि नताशा के फेस से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी, तभी उसकी नज़र बार बार नताशा के कॉलर बोन पे जाती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर राघव नताशा की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, तुम रोज़ इतना बोलती हो या फिर मेरे सामने ही बैठ के इतना ज़्यादा बोल रही हो? नताशा थोड़ा सा उसको घूर के देखती है और बोलती हो, नो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस आपको थैंक्स बोल रही थी। नताशा बोलती है, अच्छा अब मैं निकलती हूँ। इतना बोल के वो अपना बैग उठा के जाने लगती है। नताशा आगे जाती है, तभी बोलती है, जितना वो हैंडसम है उतना ही अकड़ू है, लड़कियों से बात करने उसको नहीं आता है। इतना बोल के नताशा केबिन से बाहर निकल जाती है। वहीं राघव, जो कि हल्की स्माइल के साथ उसको जाते हुए देखता रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टोरी को लाइक कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। और प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को।